हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है? तो कुछ बातें पहले तो एएससी के बारे में जान लेते हैं और फिर हम लोग जानेंगे कि हम जो पहले क्लास स्टार्ट करेंगे वो हिस्ट्री का होगा। हिस्ट्री को हम लोग कैसे पढ़ेंगे और यहाँ से जो हमारे पेपर में 20 से 22 क्वेश्चन आएगा, इनको हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है? आपको कुछ चीज़ें स्टार्टिंग करने से पहले ही क्लियर कर देते हैं। पहली पॉइंट ये कि ये हमारा कोई एकेडमिक क्लास नहीं है। एकेडमिक क्लास कहने का मतलब कि जैसे आपने इंटरमीडिएट किया हुआ होगा, आपने हाई स्कूल किया होगा, तो मास्टर साहब खूब क्वेश्चन आपको लिखवाते होंगे, फिर उसके आंसर लिखवाते होंगे। नहीं यार, ऐसे करेंगे तो हमारा और आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना? हमारे पास सीमित समय है, हमें वही पॉइंट केवल फोकस करना है जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग कचरा इकट्ठा नहीं करेंगे। आप कहोगे सर ये क्या होता है? ये होता ये है कि कुछ अननेसेसरी चीज़ें लोग एकदम पढ़ाते हैं, उसका कोई रोल नहीं होता लाइफ में, है ना? कुछ ऐसी परिभाषाएँ लोग बताते हैं जिनका कोई रोल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, परिभाषाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे और जो हमारे एग्ज़ाम में आता है ना, आखिर भाई एक टीचर का क्या मतलब है कि अपने अनुभवों से उन बिंदुओं पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवाए या ज़्यादा से ज़्यादा उन बिंदुओं को रटवाए जो पेपर में बन जाए। अब पूरी कहानी लिखवा के मैं क्या करूँगा? कोई मतलब नहीं, ठीक है? तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कुछ नोट्स नहीं करना है, नहीं, मैं आपको पीडीएफ दूँगा पूरा क्लास का। आज तो मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊँगा, आज मैं आपको सिर्फ सिलेबस बताऊँगा, लेकिन आपको बड़े इत्मीनान से पूरी क्लास को एक बार अच्छे से देखना है, फिर उसके बाद आपको वो उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। पीडीएफ में मैं आपको 2 तरह के पीडीएफ दूँगा, एक तो दूँगा जो मैं डिटेल में पूरा क्लास पढ़ाऊँगा उसका, एक मैं आपको दूँगा जो जिसे आपको रिवीजन करना है। यानी रिवीजन वाला अगर आप पीडीएफ प्रिंट आउट कराते हैं, तो बार-बार इसी को आप रिवीजन करेंगे। जो एक पूरे टॉपिक का निचोड़ होगा, तो यार मज़ा आने वाला है इस पूरे सेशन में, ठीक है? तो आप मेरे साथ बने रहिए और इतिहास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा-सा देख लिया जाए कि मज़ा क्या आने वाला है, अगर हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। देखिए, इस समय अगर हम लोग बात करें, तो आप जानते हैं 2025 बीतने को है, 2026 आ गया है। तो एप्रोक्सिमेट मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आपकी जो सैलरी इस समय हाथ में आएगी, आपकी 76,000 रुपए के आस-पास में है। बिल्कुल सही है। इतनी सैलरी आपके पास आने वाली है और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप खर्च करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, है ना? तो 76,000 रुपए आने वाली है और इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो वर्क, तो आप जानते हैं दुनिया में कहीं भी आप जाएँगे, तो हालाँकि सचिवालय मंडे टू फ्राइडे होता है, लेकिन यहाँ पे आपका मंडे टू सैटरडे काम रहता है। लेकिन नौकरी वही है साथी, 9 से 5 वाली, तो एकदम मस्त वाली नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है और आपको उठ के कहीं भागना नहीं है, एक ही जगह है इलाहाबाद में। अगर आप चयनित हो गए तो इलाहाबाद रह लेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए थोड़ा-सा आप अगर लखनऊ खंडपीठ में भी रहना चाहते हैं, तो भाई आप लखनऊ में भी रह सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन लाइफ़ आपकी मस्त है, ठीक है? तो ये तो हो गई बहुत अच्छी चीज़। तो भाई अगर इतनी सैलरी है, तो समझना पड़ेगा और इसका जो सबसे एक भयावह कह सकते हैं आप, आयाम है, उसको समझिएगा। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ बनना चाहते हैं, तो आपके पास 3 चीज़ें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। पहला तो आपके पास कंप्यूटर की टाइपिंग स्किल होनी चाहिए। अगर अभी आपके पास टाइपिंग की स्किल नहीं है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले कल से ही, परसों से जभी भी आपका मन करे, आप टाइपिंग सेंटर को जॉइन कर लीजिए। अब देखिए एग्ज़ाम, कुछ लोग कहेंगे सर एग्ज़ाम कब आता है? ये सब फालतू क्वेश्चन है, ऐसा पूछना ही नहीं है। हमारी तैयारी हो जाएगी जब जब हमें फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा तब। यानी हमें अभी से भले ही जितना भी समय, कभी भी एग्ज़ाम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अपनी तैयारी अब पूरी कर लेनी है और हमें टाइपिंग पूरी तरह से सीख लेना है। टाइपिंग में आप जानते हैं एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आप 10 गलतियाँ करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। टाइपिंग आप जानते हैं आपका 50 नंबर का होता है और कुछ 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। ठीक है, अब इन 50 में से 25 अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर इससे कम आएगा तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे। लेकिन इससे कम आएगा तो आपका सिलेक्शन वाक़ई में वैसे भी नहीं होगा, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ोकस करना होगा कि टाइपिंग हम कोशिश करें, आप प्रयास करिए कि आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है, स्पीड के साथ आपका जो मार्क्स है वो 48 से 50 के बीच में आए। पूरी जान लगा दीजिए कि आपका 50 पे आए। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरा 45 हुआ, नहीं 45-47 मत लाइए, पूरा में पूरा लेकर आइए। तो ये साथ ही आपको आना चाहिए, पहली बात तो टाइपिंग। अगर आपकी टाइपिंग स्किल नहीं सही है, तो मैं आपसे पहले निवेदन करूँगा कि आप अपनी टाइपिंग स्किल को सही कर लीजिए, है ना? आप जाइए कोई दिक्कत नहीं, अभी आप 1-1 घंटे करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं साथी, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है, वो हमारा जीएस का सेशन है। जीएस दरअसल अकेले नहीं है, नहीं जीएस में कई सारे पार्ट जुड़े हुए हैं। इनमें थोड़ा-सा अगर हम लोग कुछ अलग करें, तो एक पार्ट आता है मेंटल एप्टीट्यूड का। मेंटल एप्टीट्यूड में 2 सेशन आता है। इसमें हम बात करते हैं मैथ की और हम बात करते हैं साथ ही रीजनिंग की।
आप कहोगे सर क्या क्लास में मैथ और रीजनिंग भी कराया जाएगा? तो हाँ सर, बिल्कुल कराया जाएगा। आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा, आपको रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा और यहाँ से आपके पेपर में 25 सवाल आते हैं। अब आप कहोगे सर कि अभी आगे हम आपको बताएंगे कि ये जो 25 सवाल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा चुनौती रहते हैं। यही है जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। क्यों पता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो बच्चे पीसीएस की या सिविल की तैयारी करते हैं, वो जीएस को मार देते हैं, लेकिन यही 25 क्वेश्चन में वो हाथ खड़ा कर देते हैं। पिछली बार जब 2021 की भर्ती आई थी, तो में कई सारे बच्चे इन 25 क्वेश्चन में चुनौती ले लिए थे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन 25 पर सवाल पे हमें अच्छी पकड़ बनानी है, पहला। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम देखें, दूसरी जो प्रॉब्लम आती है साथी, वो आती है इंग्लिश के साथ। इंग्लिश की कोई सीमा नहीं है। कभी कभी तो पेपर में ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन आता है, कभी कभी कम आता है। लेकिन अगर इंग्लिश की संख्या इन लोगों ने बढ़ा करके 30 क्वेश्चन कर दिया, तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, एकदम बाहर हो जाते हैं जो बच्चे यूपी पीसीएस यानी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। क्योंकि साथ ही ये भाग दुर्भाग्य की होती है कि यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे अधिकतर सी सेट में फेल हो जाते हैं। जो यहाँ पे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो फेल हो जाते हैं। क्यों पता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि सी सेट के पेपर में जो पीसीएस में आता है साथी, वहाँ पे इंग्लिश, मैथ, ठीक है, रीजनिंग और इसके साथ साथ कुछ इंटरप्रिटेशन होता है, एक अंतर्वैदिक कौशल। तो इस वजह से ये लोग यहाँ मार खा जाते हैं। तो यूपी पीसीएस और सिविल सर्विस वाले इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और ये इनका यूपीपीएस से सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट आर में सिलेक्शन नहीं होता। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन हमें इन चुनौतियों पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिविल सर्विस वाले बच्चे अगर सीरियस हो जाते हैं इस एग्जाम को लेकर के, तो इनके लिए कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ये 30 पूछे, 10 पूछे, 50 पूछे, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम अपनी क्लास पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। दूसरा, तीसरा, यहाँ पे जो सबसे थोड़ा सा अलग पोर्शन पड़ जाता है साथी, वह होता है कंप्यूटर का। ठीक है, अब देखिए, कंप्यूटर एकमात्र ऐसा होता है सेशन जिसका कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है, लेकिन कंप्यूटर से हमारे 15 से 17 सवाल आते हैं। अब इन 15 से 17 सवाल को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? बहुत ही साधारण है। हम लोग क्या करेंगे, 25 से 30 बिंदु बनाएंगे जब हमें कंप्यूटर पढ़ना होगा, और हम उस 25 से 30 बिंदु में कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर के जितने पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आ जाएं। हम लोग प्रयास करेंगे ऐसा, हम और आप दोनों लोग मिल करके, ठीक है, कि जितने पॉइंट हैं वो सब इसमें लाया जाए। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि पिछले वर्ष में यूपी में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे एसएससी सीजीएल या अन्य जो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम है, वहाँ पे कौन कौन से सवाल पूछे गए। हमारा जो ये 25 पॉइंट है, वो क्या उन सारे सवालों को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? अगर नहीं कर पा रहा तो हम उन बिंदुओं की चर्चा उस 25 वाले टॉपिक में लाने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे ना मेरी बात को, है ना? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमको पैसा दिए, तो हमारे ऊपर आपका पूरा का पूरा अधिकार है। चलिए, वो तो पैसे तो हो गई बाद में, अभी हम और आप पूरी तरह से दोस्त हैं, भाई भाई समझिएगा। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो 888176 810 पे आप हमें व्हाट्सएप करिएगा कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि यार हम कंप्यूटर में कैसे करेंगे। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट है, जिसमें आपने देखा कि जो यहाँ पे एप्टीट्यूड का सेशन देखा हमने, फिर हमने इंग्लिश का देखा, फिर हमने कंप्यूटर का देखा। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और सेशन आता है जो थोड़ा सा अलग होता है साथी, वो होता है हिंदी का सेशन। तो हम हिंदी, देखिए हमारे पेपर में 10 अंक आता है, लेकिन हम इस 10 को पाने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी 10 में 10 हमें चाहिए, हमें कम नहीं चाहिए। इसके बाद साथ ही हमारा जीएस का पार्ट आ जाता है, और जीएस का पार्ट आप जानते ही हैं, अभी उस पर हम चर्चा करेंगे जीएस में क्या कुछ हम कवर करने वाले हैं साथी, है ना। अब जरा सा एक निगाह बनाया जाए कि आखिर में सर कट ऑफ जो बनता है वो लगभग में कितना बनता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की, तो ऐसे तो विगत 2021 का कट ऑफ अभी कुछ नहीं पता, लेकिन 2019 के कट ऑफ से आंकड़ा लगाया जा सकता है साथी, यह तकरीबन 112 से 114 के बीच में है, और यही अनुमान है कि 2021 के पेपर में भी इतना ही कट ऑफ रहा होगा। एनीवे, हम लोग को कट ऑफ से कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिलेक्शन चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी साथी कि हम लोग का कट ऑफ कम से कम, ठीक है, जो दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों को मिला दें का मतलब जैसे 200 अंक का आप जानते हैं जीएस है, और 50 अंक का यहाँ पे कंप्यूटर है। तो 50 अंक के कंप्यूटर में लोग मैक्सिमम नंबर लाते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं आपका कम से कम 45 आ रहा है साथी, और हमारा जो टारगेट होगा साथी वो 180 के आसपास में होगा, ठीक है।
180 के आसपास में। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो 125 है, इतना हमें प्राप्त करना है। मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान रखिए, हमने 25 अंक छोड़े हैं, लेकिन हम जान लगा देंगे कि इस 25 अंक में भी हम लोग पूरा पहुंचे। बस आप इतना कर लेना, ये वाला थोड़ा आप फोकस कर लेना। बस आप अगर इस पर ध्यान दे दिए ना, तो जीएस वाला तो हमारे ऊपर आप छोड़ दो, बस आप रिवीजन करना। क्योंकि देखिए जितना आप रिवीजन करेंगे ना सर, उतना ही मजा आने वाला है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। रिवीजन करिए, क्वेश्चन बुक लगाइए, ठीक है। हमसे ज्यादा आप पढ़िए। अगर हम आपको एक क्लास 2 घंटे की दे रहे हैं मान लीजिए, तो आप उस क्लास को पढ़िए, फिर उसके बाद इतना प्रैक्टिस करिए ना कि धुआं धुआं हो जाए, है ना। ये सब कुछ पॉसिबल है साथी, बहुत ही आराम से हम लोग कर लेंगे। अब देखिए हम जीएस सेशन की अगर बात करें, तो जीएस सेशन में अगर आप देखा जाए, अगर हम लोग देखें साथी, नॉर्मली अगर देखा जाए तो जीएस में आखिर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो एक शब्द आता है साथी, वो होता है आपका हिस्ट्री का, यानी इतिहास की चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर साथ ही ज्योग्राफी की बात आती है। अब ज्योग्राफी में दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, इंडियन ज्योग्राफी तो होता है साथ ही, इसके साथ साथ एक और शब्द आता है, वो आता है इन्वायरमेंट। तो इस कारण से ज्योग्राफी का जो सेशन होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और सेशन होता है जिसमें साथ ही पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी बहुत ही नॉर्मल सेशन होता है, बहुत ज्यादा इसमें कोट कोट करके नहीं पूछा जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखा जाए साथी, तो एक सेशन और ये लोग जोड़ते हैं, पॉलिटी के बाद आता है साथी, वो होता है अपना इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी में हम अगर देखा जाए तो बेसिक तो हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं, साथ साथ में यहाँ पे साथ ही एक पॉपुलेशन नाम की दुनिया होती है, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ते हैं। पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, जिसे आप कह सकते हो जनसंख्या और नगरीकरण, वो हमारे ऑफिशियल सिलेबस में लिखा है, हम उसे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इकोनॉमी वाले सेशन में आ जाता है। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, वो होता है साथी करंट अफेयर का। हम लोग करंट अफेयर में कुल 25 से 30 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, और उसी में पूरे 1 से 2 साल के करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। अमूमन 1 साल का करंट अफेयर ही पूछा जाता है, लेकिन नए ट्रेंड को देखते हुए कौन सा क्वेश्चन ज्यादा भारी पड़ेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको मजा आने वाला है। आप सोचोगे यार करंट अफेयर ऐसे भी पढ़ते हैं क्या, आपको दिखेगा कि आप पढ़ रहे हो। बस आप रिवीजन करना, इतना ध्यान रखना है ना, क्योंकि रिवीजन आपके हाथ में है, ठीक है। चलिए अब हम अपने एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अब जो हम लोग पहले पढ़ेंगे साथी, वह होगा आपका इतिहास विषय। अब देखिए इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद कल से हम इतिहास का पूरी पीपीटी के द्वारा आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए हुआ क्या, आप सोच के देखना, ऐसे थोड़ा सा थिंकिंग करके देखना, यार थिंक करेंगे तो मजा आएगा, है ना। मान लीजिए अभी तो कोई इतिहास वगैरह हम लोग पढ़ नहीं रहते, कुछ लिखने उखने वाली कोई बात हो नहीं रहती, है ना। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए ना भारत में, तो ये लोग सोचे कि यार जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये लोग इतने पैसे वाले कैसे बन गए होंगे। बहुत लोगों ने बहुत सारी कोशिश की। एनीवे हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं साथी, जब लोग धरती पर आ चुके हैं। अब आप ये कहोगे सर मानव का विकास पढ़ाइए, तो वो हमारे काम का नहीं है, उसे हम नहीं पढ़ाएंगे, है ना। मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है साथी, ये धरती पर बेचारे आ गए हैं, ठीक है। आ गए हैं स्टार्टिंग में, तो जाहिर सी बात है आ गए हैं, रहने वहने की भी बात करेंगे साथी, चलना फिरना ये लोग करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आप क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो यहाँ पे कहा जाता था कि ये जो लोग हैं साथी, वह एक जगह पे रुकते नहीं थे, इसीलिए इन लोगों को कहा गया कि ये लोग शिकार उकार करके अपने जीवन जीते थे, तो इन्हें आखेटक कहा गया, है ना। ये शिकारी तरह की जिंदगी को जीते थे, एक जगह से आखेट करते थे, दूसरी जगह जाते थे, तीसरी जगह आते थे, ऐसा करके, ठीक है। कहानी क्या बनी कि ये जो भाई साहब आखेटक थे, एक समय धीरे धीरे ऐसा है, आप चूंकि प्यास तो लगना है ना, तो ये लोग नदियों के पास जब जाते थे तो वहां अपनी प्यास बुझाते थे। तो इन्होंने रिसर्च किया कि यार हम लोग ही अकेले प्यास नहीं बुझाते हैं, जानवर भी यहाँ आके प्यास बुझाते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या किए, बेसिकली नदियों के किनारे रहने लगे। अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखें इतिहास में पीछे जा करके, तो आप अभी के समय में जहां देख रहे हो साथी, जहां पे आप जानते हो सिंधु नदी बहती है, हल्की फुल्की आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंधु, रावी, सतलज, ठीक है। इन सारी नदियों के बारे में, जो पंचनद है उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा इंडिया के मैप की बात करें, तो ये हमारा प्यारा भारत महान, ठीक है। और इस प्यारे भारत महान का जो ये वाला एरिया है साथी, इस वाले एरिया में यहीं पर लोगों ने स्टार्टिंग में बसना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलो ये तो क्लास में हो गई बातें कि लोगों ने यहाँ बसना स्टार्ट कर दिया। फिर ऐसी क्या सिचुएशन आई कि लोग आगे ट्रांसफर होने लगे। एक समय आप पढ़ेंगे कि 6वीं शताब्दी के आसपास में लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जब हमारे इतिहास का जानने की कोशिश करते हैं,
तो भाई जानने के लिए हमारे पास संसाधन चाहिए, यानी किसी भी चीज को जानने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्रोत चाहिए, स्रोत जिसे आप बोल सकते हो। तो अगर हमें कल की घटना पढ़नी हो तो हम लोग कैसे जानेंगे? जाहिर सी बात है, हम लोग अखबार में पढ़ लेंगे, है ना। या अब जैसे हमें इतिहास के बारे में जानना है तो हम कैसे पढ़ पा रहे हैं? तो हमारे पास बुक्स है ना, हम लोग बुक से पढ़ पा रहे हैं। तो बुक को ही साथ ही हम साहित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साहित्य बोलते हैं। तो अब बुक चूंकि लिखा गया था तो हम लोग तो इसके बारे में पढ़ लिए। उस समय मान लीजिए कि आज से 1700 में कोई किताब लिखी गई है, 1700 ईस्वी में, तो उस समय की घटना लिखने की घटना थी, यानी लिखने की कला से लोग परिचित थे, तभी वहां पे किताब लिखी गई। लेकिन साथ ही ऐसा भी तो समय हुआ होगा कि जब लोग लिखना ही नहीं जानते थे, तो अपने समय की घटनाओं को वो कैसे लिखें? बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। तो उस समय की हम जब इतिहास को स्टार्ट करते हैं तो हम इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो जब जब लोग लिखना ही नहीं जान रहे हों, तो सोचिए भाई, जब लिखना नहीं जान रहे हैं और हमें उनके बारे में जानना है, तो हम कैसे जानेंगे? कुछ तो होना चाहिए। तो देखिए, इतिहास में जब कोई चीज़ जानने की होती है, जब कोई सीखना होता है, तो हम उसे कहते हैं पुरातत्व। ठीक है, क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं साथी, है ना। अब यही चीज़ जब किसी स्रोत से मिलने वाली बात होती है तो हम उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, है ना। देखिए, कहानी क्या हुआ कि जब हमें उन लोगों के बारे में जानना है जो कुछ जानते ही नहीं थे, लिखना ही नहीं जानते थे, तो लिखना नहीं जानते थे तो जाहिर सी बात है कि उनके पास साहित्य नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, साहित्य उनके पास होगा ही नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर, तो हम इनके बारे में कैसे जाने? आप बताओ कैसे जानोगे? तो आप कहोगे सर कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा। तो हमने पाषाण के आधार पे ना, वहाँ के जो पत्थर थे ना, जो औजार थे ना, उसके आधार पे उस समय को हम लोग पाषाण काल बोल दिए साथी। क्या बोल दिए? पाषाण काल का समय बोल दिए। या जब लोग लिखने से ही परिचित नहीं थे साथी, तो उस समय को हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल बोल दिए। ठीक है, इस समय लोग लिखना नहीं जानते थे साथी, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो हम लोगों ने प्रागैतिहासिक इसको बोल दिया। अब देखिए, हमारे एग्जाम में क्या होता है, यहाँ से क्या सवाल कोई जाता है? तो हाँ, एक सवाल पूछता है कि अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल की जगह तो पूरे विश्व में है, वर्तमान में पाकिस्तान में भी प्रागैतिहासिक होगी। तो हमसे मेनली यहाँ पे क्या सवाल पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, में आप देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण के आधार पे हम लोगों ने फिर से 3 पार्ट में बांट दिया है साथी। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो आप देखेंगे जिसे हम बोलते हैं पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल आगे चल के सब पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लेना। दूसरी चीज होती है साथी मध्य पाषाण काल, है ना। मध्य पाषाण काल, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और यहाँ पे साथी होता है नौ पाषाण काल, है ना, नौ पाषाण काल। तो हम लोग क्या किए ना, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। हमसे एग्जामिनर क्या पूछता है, क्या पूछता है क्वेश्चन, जरा ध्यान रखिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणिक स्थल, ठीक है, या नौपाषाणिक, नौपाषाणिक स्थल, ठीक है, पूरा पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। समझ रहे मेरी बात को? स्थित, आप लोग कुछ नोट मत करिएगा, बस सुनिएगा। और ऑप्शन में साथ ही 3-4 जगहों का नाम दे देता है। उसमें से एक हमारे उत्तर प्रदेश में होगा, एक गुजरात में, दूसरा मध्य प्रदेश में और तीसरा पंजाब में। हमें हमारे उत्तर प्रदेश वाले को चुनना होगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि पूरी कहानी में हमारे काम की क्या थी? हमारे काम की एक ही बात थी कि पूरा पाषाणिक स्थल, भारत में पूरा पाषाणिक स्थल, वह उनकी स्थिति, बस पूरे पाषाण काल में सिर्फ एक ही बिंदु ऐसी है जिस पर हमें चर्चा करनी थी। बाकी ये कहानी खच्चर पच्चर ये सब बेकार की बात थी, है ना। अगर सच पूछा जाए तो एक हेडिंग में इस पूरी बात को, एक ही हेडिंग में पूरे चैप्टर को खत्म किया जा सकता है। वो हेडिंग क्या है कि भारत में पाषाणिक स्थल, बस यही हेडिंग है साथी, पाषाणिक स्थल। और अब हम आपको 3 चार्ट दे दें, एक में हम बात कर दे साथी कि पूरा पाषाणिक स्थल क्या है, मध्य पाषाणिक स्थल और नौ पाषाणिक स्थल। बस ये पूरा चैप्टर इसी एक पन्ने में खत्म है। सच्चाई यही है। लेकिन साथ ही आप जानते हैं, जो मैं ये आलोचना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पर और अन्य जगहों पर हमें अर्निंग करनी होती है। तो बच्चों को इतना बता देंगे तब तो फिर बवाल हो जाएगा, तो इसलिए लोग उसको खींच के ले जाते हैं। पर दोस्त, पेपर में सिर्फ यही आता है। तो हम इस वाले कोर्स में जहाँ पे आप ज्वाइन किए हैं, आपको इस पर चर्चा करके बताएंगे। अब ये तो बात हम जानते हैं, आप हमारा अनुभव जानता है। कोशिश करेंगे कि इसमें 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा हम लोग एंट्री कर जाएं,
ताकि पूरी तरह से तटस्थ हो जाए विषय को लेकर के। ठीक है, तो आपने साथी पाषाण काल को समझ लिया। आप कहोगे हाँ सर, पाषाण काल तो मजा आ जाएगा, एक छोटी सी हेडिंग में पाषाण काल खत्म हो जाएगा। ठीक है, साथी समय बीतता गया, समय बीतता गया और पाषाण काल में ही हम लोगों ने आगे धीरे धीरे क्या किया, जो हमारे खंजर थे, मान लीजिए कि आपने पत्थर से ऐसा कोई खंजर बनाया, मान लीजिए साथी आपने पत्थर से कोई ऐसा खंजर बनाया, एक समय ऐसा आया कि आपने इसके ऊपर तांबे का मुट्ठी ऐसे लगा दिया साथी। ठीक है, अब आप खंजर में तांबे का प्रयोग करने लगे, तो धीरे धीरे समय बीता साथी, और इसी समय में तांबा जब जाने लगा औजारों में पाषाण के साथ, तो हम इस समय को ताम्र पाषाण काल बोलने लगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ताम्र पाषाण भी समझेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, देख लिया जाएगा कि ताम्र पाषाण संस्कृति के कहाँ कहाँ पे क्या बातें मिली हुई है। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, समय तो अपने हिसाब से बीतता है, साथ ही हुआ क्या कि अब आप थोड़ी सी गंभीरता को बढ़ती है। देखिए, मेरा प्यारा भारत महान एक बार फिर से हम लोग बनाते हैं, चलिए शॉर्ट में बनाते हैं, ये रहा मेरा प्यारा भारत महान। ठीक है, देखिए हुआ क्या साथी, स्टार्टिंग में, अभी हम दक्षिण भारत में भी चलेंगे, आप तनाव मत लीजिए। स्टार्टिंग में हुआ क्या साथी कि यहाँ पे लोग रह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे लोग रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया साथी, तो नदियां तो यहाँ पर भी चल रही थी, गंगा नदी चल रही है, फिर यमुना नदी चल रही है साथी, आपको पता होगा। तो लोगों को यहाँ पर भी रहना चाहिए साथी, है कि नहीं है, लोगों को यहाँ पर भी रहना चाहिए। लेकिन एक मुश्किल थी साथी, क्या मुश्किल थी, मुश्किल ये थी कि यहाँ के जो पेड़ वगैरह थे ना, जो यहाँ के पेड़ थे साथी, वो काफी मजबूत थे, यहाँ के जो पेड़ काफी मजबूत थे, इन्हें काट नहीं मिल रहा था। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि गांव में इस्तेमाल करते हैं खुरपी, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, जानते होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये खुरपी ले लो और पूरा काट दो, एक पेड़ काट दो, तो नो डाउट आपको टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ की जो झाड़ी वगैरह थी, अब चूंकि आप जानते हैं थोड़ा सा मरुभूमि में था, तो झाड़ वगैरह तो इनको काटना साफ करना आसान हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप पाएंगे कि वहाँ की लकड़ियाँ जो है बहुत मजबूत मिलती गई, तो लोग आगे बढ़ने में थोड़ा सा डरते थे साथी। लेकिन कोई नहीं, समय बीतता गया, जलवायु में परिवर्तन हुआ। आप जानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन से क्या फर्क पड़ता है, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जलवायु में परिवर्तन से सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है साथी, वो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों पर आता है। प्राकृतिक वनस्पति पर सबसे ज्यादा डिफेक्ट आता है साथी। और जलवायु परिवर्तन से तो इस बार आप देख रहे हैं भारत में वो दशा हो गई, कहीं कहीं साथी वर्षा ही नहीं हुआ। तो हम लोग इस सारी घटनाओं को समझेंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे कोई एक प्यारी सी नदी बह रही है, समय ऐसा आया कि यह नदी सूख गई और आपको नदी से ही पानी पीना था, तो क्या तभी भी इस कंडीशन में आप यहाँ रहोगे? आप कहोगे नहीं सर, इस स्थिति में हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से पलायित हो जाएंगे। तो ऐसा ही पलायित होना लोगों ने भी स्टार्ट किया, और वो कई सारे लोग अलग अलग जगहों पर साथी निवास करने लगे। एक बहुत ही प्यारी सी बस्ती हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसका नाम भारत में साथी बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो जब हम पाषाण काल पढ़ लेंगे तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में देखिए बहुत खतरनाक चीजें हैं, क्योंकि ये जो व्यवस्था होती है साथी, ये नगरीय सिस्टम हो जाती है, यानी नगरीय पद्धति। अब जहाँ पे नगर होगा, आप सोचिए ये लोग इतना वेल डेवलप हो चुके थे साथी कि कहिए मत। आपको एक मजे की बात बताएं, हमें ऐसा मिलता है, कई सारे साक्ष्यों में ऐसा मिलता है कि ये जो लोग थे ना, ये जो हड़प्पा वाले लोग थे ना, ये बाहर ट्रेड करते थे, बाहर व्यापार करते थे। अब आप सोचिए, इसी समय हड़प्पा के साथ साथ में इधर आप अगर थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, जो अरब सागर साथी, इधर अरब सागर है, थोड़ा सा इधर आइए फारस की खाड़ी से होते हुए। ठीक है, कभी मैं आपको ये सब मैप में दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे साथी मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, मेसोपोटामिया, तो हमारे सिंधु सभ्यता के लोग आप सोचिए यहाँ पे व्यापार करते थे। वो भी कैसे व्यापार करते थे? नाव के द्वारा, है ना, नाव के द्वारा। अब आप जरा मुझे बताना, वर्तमान में नाव के द्वारा व्यापार होता है, भारत में पोत परिवहन भी दिया हुआ है कि नहीं है? हम लोग के सिलेबस में भी है पोत परिवहन, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो उस समय अगर सिंधु सभ्यता में नाव के द्वारा ट्रेड हो रहा है, नाव के द्वारा व्यापार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस समय बंदरगाह भी रहे होंगे। तो हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा बंदरगाह थे। इन्हीं बंदरगाहों में एक बंदरगाह था गुजरात में था, जिसका नाम था लोथल का बंदरगाह।
भोगवा नदी के किनारे लोथल नाम का एक बंदरगाह था। ठीक है, तो दूर दराज से लोग अपने एलिमेंट को लाते थे। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान समय में तो पोर्ट से नाव से अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ से लौकी, बहुत आसान छोटी सी चीज में आपको ले रहा हूँ, इसे फिलीपींस पहुंचाना है। तो फिलीपींस पड़ेगा कहाँ, तो मैं इधर आपको ले जा रहा हूँ, गलत ले जा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा भारत हो गया और फिलीपींस साथ ही आगे आप जब बढ़ेंगे पूर्वी देश में, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह में, तो एशिया का ही पार्ट है फिलीपींस। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा बंदरगाह होगा साथी, खास करके कोलकाता का जो बंदरगाह होगा, इस बंदरगाह से फिलीपींस में कुछ चीजें भेज देंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है कार का, ठीक है, कार का प्रोडक्शन हो रहा है साथी, तो कार को यहाँ से यहाँ तक ले जाया जाएगा, उसके बाद यहाँ से जो है फिलीपींस के लिए रवाना किया जाएगा, यही तो होगा। तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी अपने अपने सामान को लाते थे और लेकर जाते थे। अब आप मुझे बताओ कि कैसे पता चलेगा कि ये सामान किसका है, ये सामान किसका है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इस बात को लेकर के चिंतित नहीं थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुहर बनाए थे साथी। क्या बनाया था, मुहर बनाया था। और भी कई सारे पैमाने उनके हुआ करते थे, लेकिन सामान पे साथी वो लोग मुहर लगा देते थे कि भाई इस वाले मुहर का सामान फला चीज का है और फला व्यक्ति के लिए जा रहा है। आप समझेंगे, तो हमें साथी देखना पड़ेगा वहां पे मुहर कैसे क्या सिस्टम में चल रहा है। वैसे समाज तभी चलता है जब कुछ चीजें समाज में होती हैं। जैसे साथी समाज अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे बड़ी दुर्दशा समाज की क्या है साथी, समाज में वर्ण सिस्टम, ये बहुत गलत चीज है ना। वर्ण व्यवस्था जैसा सिस्टम ये बहुत गलत चीज है, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए था। पर दुर्भाग्य हमारी है कि लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, ना किसी धर्म ने ना किसी साहित्य ने इस चीज को किसी ने बढ़ावा नहीं दिया। कोई भी शिक्षित व्यक्ति आप खुद सोच के देखिए, चाहे वो स्वयं मनु हो और स्वयं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो, कोई भी शिक्षित व्यक्ति ऐसी कुप्रथाओं को प्रचलित करने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन हम आलोचक आलोचना करते रहते हैं। यद्यपि हमें ये चीज जानना होगा, सोचना होगा कि ऐसी कोई सिस्टम नहीं होती है चीजों में, और ऐसे सिस्टम को पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे नहीं ले जाएगा। ऐसे ही लेकिन एक समाज चलता है, और समाज में एक सबसे बड़ी जो बुराइयां निहित होती है साथी, वह होती है अर्चना साधना पूजा। ठीक है, पूजा या अर्चना का साधन। तो समाज में देखना पड़ेगा कि सिंधु घाटी के अंदर जो समाज है उस समाज में क्या क्या चीजें थी। यानी अगर हम लोग शॉर्टकट में समझें तो हम अगर सिंधु घाटी की समाज को समझना चाहते हैं साथी, तो हमें वहां की धार्मिक स्थिति को समझना पड़ेगा, धार्मिक स्थिति को जानना पड़ेगा। तो हम लोग सीखेंगे कि वहां पे धर्म कैसे क्या चल रहा है, लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग पाएंगे साथी बहुत जगह ऐसे हमें मिलेगा कि जहाँ पे अ, आप ऐसा मानिएगा, एक पंडित जी तो तिपतिया साल, आप मोहनजोदड़ो से जब खुदाई करेंगे तो पंडित जी 3 पतिया साल ओढ़े हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, और साथ साथ में हम लोग देखेंगे अब चूंकि समाज बना है साथी, तो समाज में आप मनोरंजन का साधन भी होगा, और मनोरंजन के लिए जाहिर सी बात है एक बहुत अच्छी चीज है साथी, जिसका नाम है साथी कला। भाई मनोरंजन आप तभी कर सकते हो जब आपके लिए साथी क्या हो, कला और साहित्य की जानकारी हो। तो साहित्य तो यहाँ थी नहीं, लेकिन कला साथी थी, क्योंकि हम धीरे धीरे जब चर्चा करेंगे तो हमें यहाँ पे आप देखेंगे मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से भी। हड़प्पा तो आप जब हड़प्पा को पढ़ेंगे साथी, तो यहाँ पे अस्थि से बना हुआ एक नर्तक मिला हुआ है, यानी नृत्य करता हुआ एक आदमी है साथी, जो अस्थि यानी हड्डी से बना हुआ है। तो अगर कोई चीज कोई बना पाता है, इसका मतलब उसका प्रचलन वहां पे हुआ होता है। तो हम लोग हड़प्पा में ये बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पे जो जो चीजें मिली हैं, जो जो वहाँ के स्थापत्य मिल रहे हैं, सारी सारी जो वहाँ की कला है, आर्ट एंड कल्चर है, वो कैसे आगे क्या मदद कर रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, हमारे सिलेबस में इन्होंने एक शब्द लिखा हुआ है, पूरे पॉलिटी लिखा हुआ है, फिर इसके बाद इन्होंने इकोनॉमी लिखा हुआ है, उसके बाद इन्होंने कल्चर लिखा हुआ है सिलेबस में। तो ये कल्चर वाला पोर्शन हम इतिहास के साथ साथ धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, है ना। तो अब आप कहोगे सर कि मतलब मजा तो नहीं आया, जैसा कि पाषाण काल में तो लोगों ने कुछ लिखा नहीं, ठीक है, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन जो यहाँ पे आपने अभी बताया, ठीक है, जो अपनी हड़प्पा सभ्यता बताया, तो यहाँ पे सर लिखना स्टार्ट हो गया था क्या? नहीं, इन लोगों ने लिखना तो स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन इनके साथ ही कोई लिपि हुआ करती है, क्योंकि कोई साइन तो इनका था, चिन्ह तो इनका था। इसीलिए हम इन्हें प्राग ऐतिहासिक संस्कृति में नहीं रखते,
ठीक है, बल्कि हम इन्हें आद्य ऐतिहासिक में रखते हैं, जहाँ पे कुछ साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन ना हम उन्हें पढ़ पाए हैं और ना ही हम उन्हें साथी लिख पाए हैं। समय बीतता गया, धीरे धीरे ऐसा आया, इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। अब इसके विनाश के पीछे कई सारे रीजन हैं। कुछ लोग बताते हैं बाढ़ आ गया, कुछ लोग बताते हैं साथ ही इंद्र देवता ने इस पर प्रहार कर दिया। एनीवे, जो भी है, हम लोग से सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम जब सिंधु घाटी सभ्यता के शॉर्ट नोट की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे जो इनके स्थल हैं उस पर चर्चा करेंगे, पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग पे हम लोग चर्चा करेंगे साथ ही कि स्थल के साथ साथ कि यहाँ पे जो इनका ट्रेड होता था, व्यापार होता था, व्यापार और वाणिज्य, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और स्थल के साथ साथ उसके उत्खनन और संबंधित नदी, इस पर भी चर्चा हम कर लेंगे। साथ साथ हम यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की जो सांस्कृतिक चीजें हैं साथी, या कह सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज है, उस पर चर्चा करेंगे। और एक चौथी हेडिंग बनाएंगे साथी, इस समय की जो कला है उस पर चर्चा कर लेंगे। इन दोनों टॉपिक से क्या होगा कि हम जानकार तो हो जाएंगे, इसके साथ साथ हमारी अगर थोड़ी सी लेवल बढ़ जाती है एग्जाम की, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मुस्कुराते हुए हल कर लेंगे प्रश्नों को, दिमाग से हल कर लेंगे, है ना। तो ये 4-5 पॉइंट का हम आपसे डिस्कस वहाँ पे कर देंगे। साथ ही समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब वेद लिखा जाने लगा। और साथ ही यहाँ से आ गया आपका वैदिक काल। दरअसल वैदिक काल को हम जब पढ़ेंगे तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक समय ऐसा था साथी जिसे हम बोलते हैं ऋग्वेद, ऋग्वैदिक काल बोलते हैं साथी, ठीक है। और ये जो समय था साथी ऋग्वैदिक काल का, वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के आसपास में, है ना। और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं साथी उत्तर वैदिक काल, है ना, उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल, अच्छा टेंशन मत लेना, ऐसे मैं नहीं लिखूंगा, बहुत अच्छे से लिखूंगा, है ना। उत्तर वैदिक काल का जो समय है साथी, वो 1000 से 500 ईसा पूर्वी तक चलता है, ठीक है। कहीं कहीं 600 लिखा है, तो ये डेटा गलत भी हो सकता है, तो इस पर तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैदिक काल में क्या हुआ साथी, कई सारी वेद लिखे गए, लेकिन वेदों में 4 वेद लिखे जाते हैं दोनों समय में साथी। लेकिन वेदों में एक प्रॉब्लम थी कि वेद उस समय लिखे नहीं गए, ये वेद साथी श्रुति से आगे बढ़े। श्रुति का क्या मतलब कि एक ऋषि जी बैठते हैं और ऋषि जी सुनाते हैं, उनके शिष्य लोग सुनते हैं, और शिष्य लोग आगे सुन करके उसको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। तो ये बहुत खतरनाक बात होती है, क्योंकि सुनी हुई बातें पूरा तो कोई सीख नहीं पाएगा साथी, है ना। रटवाया जाता था, जैसे आप गुरुकुल वगैरह में आज भी देखिए, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीजों को रटवाने पर ज्यादा फोकस करते हैं, और यहाँ पे कई सारी कुरीतियां जन्म लेती हैं साथी, है ना। चलिए ठीक है, वो तो वैदिक काल थी। आप जरा अपने समय में याद करिए कि अगर 10 पढ़ाकू बच्चे थे और 10 कमजोर बच्चे स्कूल में हैं, तो क्या पढ़ाकू बच्चे कभी कमजोर बच्चों के साथ बैठते थे? मुझे याद है साथी, मैं थोड़ा सा कमजोर था क्लास में कुछ समय तक। ये लोग अपना ग्रुप बना लेते थे और मास्टर से कहा कि हमको खूब मार खिलाते थे, है ना। लेकिन ऐसा बहुत दिन तक चला नहीं, क्योंकि प्रयास करने से सब कुछ आसान हो जाता है। तो धीरे धीरे समय बीता साथी, हम भी मजबूत हो गए, तो हम इन पर भारी पड़ गए, है ना। हमारी भी टीम बन गई। तो ये आज के समय का दौर है। आप कल्पना करिए उस समय का, जब बहुत ज्यादा कोग्निटिव माइंड नहीं है, तो समाज क्या करता होगा। धीरे धीरे साथी अछूत जैसा शब्द बन गया समाज में, और आज उसी के बल पर पिछले कई वर्षों से देश को आजाद हुए, 1947 में देश आजाद हुआ, और आज तक एक ही बात की चर्चा की जाती है, मैं राजनीति में आऊंगा तो गरीबी हटाऊंगा। आज तक कभी नहीं हटा और ना ही आगे हटेगा। बहरहाल साथ ही वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल बहुत ज्यादा रोचक नहीं है। हमें क्या करना है, वैदिक काल में कुछ साहित्य जो हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं, उस पर हमें चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे कि कुछ अर्ढ्यक हुए, कुछ उपनिषद हुए, कुछ ब्राह्मण हुए, उन पर हम चर्चा करेंगे। हल्का फुल्का शॉर्ट नोट बनाएंगे, कुछ डिटेल हैं उस पर चर्चा करके क्विक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, ये हो गई साथी वैदिक काल की घटना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो 500 ईस्वी तक हम आपको लाके छोड़ दिए थे, लेकिन कहते हैं ना साथी, समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ साथी, जब सेकंड आप कह सकते हो द्वितीय नगरी क्रांति हुई, पहली नगरी क्रांति तो सिंधु घाटी सभ्यता की थी, दूसरी नगरी क्रांति फिर से साथी नगर बनने लगा। और इस बार हम चर्चा करें तो इस बार साथी 16 महाजनपद बना। और आपको बता दें, इस 16 महाजनपद में से पहले ही इन्हीं महाजनपदों में से 2 ऐसे लोग निकल के आए
जो समाज में उस समय जो बुराइयां थी उनको खत्म करने की बात कही। साथ ही एक जन का नाम है श्री महात्मा गौतम बुद्ध और एक जन का नाम है, आप जानते हैं साथी, महावीर स्वामी। इन्होंने, गौतम बुद्ध ने साथी बौद्ध धर्म को उस समय चलाया है ना, और महावीर स्वामी उस समय, ठीक है, इन्होंने जैन धर्म को चलाया। और इन दोनों लोगों ने समाज में 6वीं शताब्दी के आसपास में जो बुराइयां थे साथी उनको खत्म करने की चर्चा की। तो हम लोग क्या करेंगे, बौद्ध और जैन धर्म, साथ में थोड़ा सा दक्षिण भारत में 2 धर्म और चल रहा है साथी उसी समय, जिसका नाम है शैव और भागवत धर्म, उस पर भी हम लोग लगे हाथों चर्चा करेंगे। तो बौद्ध, जैन और शैव भागवत की चर्चा हम लोग करेंगे। ये लोग साथी 6वीं शताब्दी में जब पूरी दुनिया में बुराइयां फैल रही हैं, ये लोग प्रयास कर रहे हैं साथी कि हम चीजों को सही करें, ठीक है, सही करने की कोशिश कर रहे हैं साथी, है ना। अब जरा से देखेंगे, मतलब ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें नहीं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, नहीं तो सब गलती हो जाएगा, है ना। साथ ही फिर हम 16 महाजनपदों की बात करेंगे। इन्हीं 16 महाजनपदों में कई सारी महाजनपद सामने आते हैं साथी, है ना। और इन्हीं 16 महाजनपदों में आप देखेंगे सबसे सम्राट जो बन के आता है साथी, वो आपका होता है मगध महाजनपद। बस क्या, इस मगध को लेकर के साथी बहुत सारा फाइट होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे तो मगध पर कई शासकों ने अपना राज किया हुआ है। अंतिम में एक शासक की चर्चा होती है साथी, जिसका नाम है नंद वंश, है ना। मैं सब पे चर्चा करूंगा, तनाव नहीं लेना है। नंद में अंतिम जो नंद वंश का शासक है साथी, वह हमारा है घननंद, है ना, घननंद है। आपको बता दें, घननंद को एक व्यक्ति है जो मार देते हैं साथी, जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घननंद को मार करके मगध पर एक नया वंश बनाया साथी, जिसका नाम है मौर्य वंश। तो हम जो चर्चा करेंगे आगे चल के, वह चर्चा होगी मौर्य वंश पर, ठीक है। फिर समय तो सबका बीतता है, चाहे जो भी हो साथी, मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन हो जाता है। और मौर्य वंश के पतन के साथ साथ, मौर्य वंश के पतन के पीछे 2 लोग का बेसिकली हाथ होता है। 2 लोग आते हैं साथी, एक तो बाहरी लोग आक्रमण कर देते हैं साथी, है ना, और दूसरा जो भारत के लोग थे वो आपस में ही भिड़ जाते हैं साथी, ठीक है। तो बाहर से आप देखोगे तो सबसे पहले साथी यहाँ पे हिंद यवन शासक लोग, यानी यवनों का आक्रमण हो जाता है साथी। फिर आप देखोगे कुषाण भी इसमें आक्रमण कर देते हैं, पहलव आक्रमण कर देते हैं साथी, मतलब क्रम से मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसे आपको बता रहा हूँ अभी। तो कई लोग बाहरी आक्रमण कर देते हैं, तो हमें बाहरी शासक के बारे में भी पढ़ना होता है। तो हम कुषाणों ने क्या किया, पल्लवों ने क्या किया, यूनानियों ने क्या किया, उसे हमें पढ़ना होता है। भारत के शासकों ने भी नाक में दम कर रखे साथी। तो कई सारे भारतीय राजा ऐसे थे जिन्होंने परेशान किया हुआ है। तो हम लोग इनको मौर्य के उत्तर काल यानी मौर्योत्तर काल में रखते हैं। जब हम आगे चर्चा करते हैं मौर्य काल के बाद, जब ये आक्रमण वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो इन दोनों को, भारतीय और बाहर के लोगों को, इनकी चर्चा हम अलग से साथी किस में करते हैं, मौर्योत्तर काल में करते हैं। जरा सा ध्यान रखिएगा, मौर्योत्तर काल में। लेकिन अंतिम में क्या होता है कि इनका भी ज्यादा समय तक कहानी चलता नहीं है। भारत में शुंग शासक अंतिम शासक होता है उस समय साथी, है ना, शुंग शासक होता है। शुंग वंश के शासक के जो राजा थे उनको भी कोई ना कोई मार ही देता साथी। और शुंग वंश के शासक को हरा करके भारत में एक नया राजवंश चलता है, जिसका नाम साथी गुप्त वंश, है ना। गुप्त वंश काफी लंबा समय तक चलता है। और गुप्त वंश के बाद एक साथी और आता है आगे चल के, वह उत्तर भारत में आ जाते हैं, गुप्तोत्तर वंश। और गुप्तोत्तर वंश में अंतिम रूप में हम देखेंगे साथी, तो यहाँ पे हमको मिलेगा आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है साथी। आंध्र सातवाहन वंश तो 650 ईस्वी के आसपास तक चलता है। 660 ईस्वी के आसपास में आंध्र सातवाहन का समय चलता है। इसके बाद कश्मीर में कई सारे राजा अपने आप को पूरा धुरंधर, चूंकि आंध्र सातवाहन वंश एक ब्राह्मण वंश था साथी, और इस वंश के जैसे कई सारे ब्राह्मण राजा उसमें इतना ज्यादा प्रसन्नचित्त थे कि पूछे मत साथी। आपको बता दें, यही समय है जब दक्षिण भारत में आंध्र सातवाहन वंश साथी चल रहा है, ठीक है। उत्तर भारत में अगर हम बात करें साथी, उत्तर भारत का जो समय है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले साइड में, इस वाले पूरे एरिया में, यहाँ पे साथी शासन, ब्राह्मण वंश का शासन यहाँ पर भी है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में साथी, ठीक है। और शासन में यहाँ पे एक शासक हुआ करते हैं साथी, जिनका नाम है राजा दाहिर साथी, है ना।
लेकिन राजा दाहिर बहुत दिन तक यहाँ चल नहीं पाते हैं। जैसे मैं आपको एक आलोचना के रूप में बताऊं, जैसे वर्तमान में आलोचना कर रहा हूँ, सच्चाई से बिल्कुल इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे इस समय आप पश्चिम बंगाल में सरकार जो भी है, ठीक है, श्री ममता बनर्जी जी, उनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि ममता बनर्जी वहाँ पे गूंगी बनी हुई है, बाकी वहाँ पे लूटपाट, हत्याएं, ये सब बहुत होती रहती है। ठीक वही स्थिति की आप कल्पना यहाँ पे करिएगा, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे राजा तो है, लेकिन वो राजा कुछ कर नहीं सकता, बल्कि वहाँ की प्रजा उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो साथ ही राजा दाहिर एक ब्राह्मण है जिनका शासन चल रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, अब चूंकि बौद्धों से इनकी जमती नहीं थी साथी, तो जो बौद्ध धर्मानुयायी लोग हुआ करते हैं, उनसे राजा दाहिर का थोड़ा चलता नहीं था, बौद्ध लोग इनसे खफा रहते थे, ठीक है। और यही नहीं, फिर उन्होंने दक्षिण भारत से भी कुछ ब्राह्मणों को मंगा लिया, और ऐसा कई जगह स्रोत मिलता है कि इन्होंने बौद्धों पर थोड़ा बहुत अत्याचार भी स्टार्ट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। साथ ही इसी समय ईरान में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, कोई हमारे देश में नहीं, और भी जगह जो है चेंजेस आ रहे हैं साथी, है ना। तो अगर आप देखेंगे साथ, तो अब चूंकि ईरान वाले एरिया में आप जानते हैं तुर्की शासक है, यहाँ के लोग सारे सभी लोग साथी क्या है, तुर्की शासन लोग हैं ना। तो वहां पे भी तुर्क का शासन उसी तरह से साथी बढ़ रहा है ना। कई सारी चीजें अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे, हजाब होते हैं, बहुत सारे वहां पे पदवियां बनती हैं, वो सब हम लोग वहीं पर चर्चा करेंगे। दुर्भाग्य से क्या हुआ साथी कि एक यहाँ से जहाज ऐसे हो करके हमारे यहाँ से गुजर रही थी, जिसमें यहाँ के शासक जो हैं उनकी कुछ कहा जाए कि कुछ कीमती वस्तुएं, कहा जाए, कई सारे स्रोत में तो लिखा गया है कि कुछ बंदियां जा रही थी, बंदियां कहने का मतलब कि बच्चियां या अपहरण की हुई महिलाएं, ठीक है। तो जैसे ही ये फारस की खाड़ी से होकर के ऐसे साथी गुजरा, तो यहाँ पे क्या हुआ, राजा दाहिर के समय जो लोग लुटेरे लोग थे ना, इनके जहाज को लूट लिए। आप सोचिए, जहाज को लूट के अपने पास पहुंचा लिए। फिर यहाँ से पैगाम आया कि राजा दाहिर के पास कि महाराज, हमारे कुछ जहाज आपके एरिया के लोगों ने लूट लिया, उसे आप वापस कर दीजिए, वरना खैर नहीं होगा। लेकिन सर वही वाली बात है, राजा दाहिर बेचारे खुद अपंगु हैं, ये कैसे मांग सकते हैं, क्योंकि लुटेरों ने लूटा हुआ है। दुर्भाग्यवश साथी राजा दाहिर कुछ कर नहीं पाते हैं, और यही क्रम होता है साथी भारत पर तुर्कों का आक्रमण। और धीरे धीरे यहाँ से एक एक तुर्क आते रहते हैं, एक एक तुर्क आते रहते हैं, ऐसे ऐसे आक्रमण बढ़ता रहता है साथी। दुर्भाग्य से एक समय ऐसा आता है, 712 ईस्वी ऐसे आ जाती है, जब साथी मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक व्यक्ति आएगा और यहाँ पे राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण कर देगा। बहुत बुरी तरीके से राजा दाहिर को साथी हराता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के साथ में बौद्ध लोग भी मिल जाते हैं। क्यों नहीं मिल जाएंगे, वो लोग प्रताड़ित किए जा रहे थे साथी, और यहाँ के जो स्थानीय अन्य लोग थे वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और बस होना क्या था, इन्हीं का फायदा उठा करके मोहम्मद बिन कासिम साथी अच्छे से यहाँ पे आक्रमण करता है, लूटपाट करता है। लेकिन कुछ समय बाद मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे चला जाता है। आगे चल के यही घटना समाप्त नहीं होती साथी, बहुत चीजें फिर से बदलाव आती रहती हैं, और उन्हीं बदलाव के साथ हम पाते हैं कि भारत में दो ऐसे ऐसा एक समय आया साथी, जो जिसे हम मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं, मध्यकालीन भारत। और ये समय भारत के लिए बहुत ही भयावह समय था साथी, क्योंकि इस समय भारत में बहुत सारी चेंजेस देखने को हमें मिलती है। तो जब हम मध्यकाल को पढ़ते हैं, तो हम इसे दरअसल दो पार्ट में पढ़ लेते हैं साथी। एक तो हम लोग पढ़ते हैं सल्तनत काल, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं साथी मुगल काल, ठीक है। अब अंतिम मुगल शासक की बात करें, वैसे तो देखा जाए तो आप जानते हैं साथी, अंतिम मुगल शासक जो है वो 1858 में मरते हैं, बहादुर शाह जफर जिनका नाम होता है साथी, बहादुर शाह जफर इनका नाम होता है साथी, है ना। ये यहाँ पे मरते हैं साथी। लेकिन अगर वैसे देखा जाए नॉर्मली, तो आप जानते हैं 1707 या बहुत लेकर जाया जाए तो 1717 तक में मुगल साम्राज्य पूरी तरह से बैठ चुका होता है, ठीक है। और ये बहादुर शाह साथी आप जानते हैं 1857 की क्रांति में दिल्ली में इनको जो है मुगल शासक घोषित किया जाता है। तो हम जब 1858 तक पहुंचेंगे, तो वहां पे हम इनकी चर्चा साथी आपसे कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं, जब अपने विषय में दिल्ली सल्तनत को लेकर आते हैं साथी, तो दिल्ली सल्तनत पे कई सारे शासकों ने राज किया हुआ है। वैसे तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआती हो जाती है साथी, वह 1306 से मानी जाती है, जब गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी में बैठता है साथी, तो दिल्ली में एक नया राजवंश बन के आता है, जिसका नाम है साथी गुलाम वंश। क्या होता है, गुलाम वंश।
आप कहोगे सर सीधे 712 से सीधे 1300 तक का सफर, 600 साल कहाँ गुजरा ये समय? मैं बताऊंगा कि इसी समय हम लोग थोड़ा सा साथी कुछ 3 राजवंशों की ओर बात करेंगे। राष्ट्रकूट राजवंश की बात करेंगे, पाल की बात करेंगे साथी, ठीक है। इनकी चर्चा हम लोग करेंगे साथी, वो हम करेंगे, आप तनाव मत लीजिए। 10वीं शताब्दी तक हम पूरी चर्चा, 12वीं शताब्दी तक में जो भी राजवंश है उन सबकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि एक एक आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इतिहास को हम लोग कितने मजे से पढ़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कब इतिहास खत्म कर दिए। आपको बस एक डेमो की तरफ से मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितनी मजे की बात है कि हम गुलाम वंश में 1306 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे चलते चलेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब हम गुलाम वंश में 5, आप देखिएगा साथियों, जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की, तो यहाँ पे हम लोग 5 राजवंश को देखेंगे। और आपको बता दें इन पांचों राजवंश में हम लोग इसको बहुत शिद्दत से पढ़ने वाले हैं। कई सारे शासक की युद्ध लड़ाई वार हम लोग देखेंगे, साथ में हम समझेंगे कि कैसे टर्न ओवर हो रहा है, चीजें कैसे बदल रही हैं, दूसरे को कैसे मार पा रहे हैं लोग साथी। इनमें हम लोग सबसे पहले साथी बात करते हैं गुलाम वंश की, जिसके संस्थापक तो आपने देख ही लिया होगा, है ना। गुलाम वंश की हम लोग बात करते हैं साथी। गुलाम वंश के बाद आगे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे साथी फिर दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं खिलजियों की। तो हम बात करते हैं खिलजी वंश के साथी, है ना, खिलजी वंश की बात कर लेते हैं साथी। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं तुगलक वंश की, हम लोग तुगलक वंश को देख लेंगे। फिर एक और वंश आता है जिसका नाम है सैयद वंश, छोटा सा वंश है। और सबसे अंतिम में जो आता है साथी वो होता है लोधी वंश। और आपको पता होगा कैसे लोधी, बालो लोधी को कैसे हरा देते हैं, ठीक है, मतलब किस तरह से बाबर हरा देता है साथी, है ना। तो हम लोग लोधी वंश को अच्छे से पढ़ेंगे साथी, अच्छे से लोधी वंश के बारे में जानेंगे। फिर लोधी वंश के अंतिम शासक को हरा करके जो है बाबर एक नया साम्राज्य खड़ा करते हैं जिसका नाम है साथी मुगल वंश। और मुगलों में आप जानते हैं हम लोग बहुत डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुगल की जो कहानी है 1526 से लेकर के आप 1885 तक देखेंगे तो उन्हीं का रोल प्ले चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग बीच में क्या करेंगे, मुगल के बारे में साथियों पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चल ही रहा था मुगल, मुगल काल चल ही रहा था साथी, लेकिन बीच बीच में कई सारे और छोटे छोटे राजवंश उभर के आ जाते हैं, जिनमें 2 लोग मेजर रोल प्ले करते हैं उसी समय साथी। तकरीबन समय आप ये मान के चलिएगा 1700 के आसपास में 2 लोग और उभर के आते हैं। एक तो है साथी जो मराठा, ये लोग आ जाते हैं सामने साथी। पंगा लेना पड़ता है मुगलों को, खास करके औरंगजेब वगैरह को तो बहुत अच्छे से। और साथ साथ में साथी उस समय सिख आ जाते हैं। तो मराठा और सिख, ये अकबर की बात ऐसा मान के चलिए कि जैसे जो पहले गुरु थे वो तो अकबर के समय से ही हैं साथी, है ना। तो अकबर के समय से ही सिख संप्रदाय आगे बढ़ रहा है साथी, है ना। सिखों में बहुत सारे गुरुए हुए, उन पर हम चर्चा अच्छे से करेंगे, डिटेल में हम लोग सिख संप्रदाय को समझेंगे। मराठा भी कम नहीं है साथी, मराठा तो ऐसे थे अंग्रेजों को पसीना निकलवा देते थे, ऐसे खतरनाक खतरनाक लोग हैं साथी। मैसूर वगैरह में तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि आप पूछिए मत साथी। ये लोग घटना पूरा एकदम बहुत अच्छे से लड़ाई झगड़ा मार वार काट वाट चलता रहता है, लंबे समय तक चलता रहता है। इन लोग को हरा नहीं पाता कोई, अगर थोड़ा सा अंतर्द्वंद आपसी संबंध खराब नहीं होता साथी। बहरहाल इसको हम समझेंगे, ये लोग चलते रहते हैं। लेकिन इसी समय साथी उसी समय एक और घटना हो रही है, वो घटना साथी 1498 में। 1498 कहीं कहीं 96 कहीं कहीं 95 ऐसा भी मिलता है, तो तनाव नहीं लेना है। होता क्या है कि एक पुर्तगाल का व्यक्ति भारत में आ जाता है, ठीक है, और यहीं से साथी कहानी भारत की बदलनी शुरू हो जाती है। और पुर्तगाल की पहली बस्ती साथी 1503 में हमारे यहाँ कोचीन के साइड में लग जाती है साथी, और ये हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। फिर आप तो जानते हैं क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता चला और एक समय ऐसा आया साथी जब वो समय था 1765 का। बक्सर की लड़ाई होती है साथी, और बक्सर की लड़ाई से अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आपको आगे चल के मैं समझाऊंगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्या चीज होता है दीवानी, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे यहाँ पे। बस आप ऐसा समझिएगा, दीवानी से जैसे ही प्राप्त होता है उस समय एक व्यक्ति हुआ करता है रॉबर्ट क्लाइव नाम का, ठीक है, जो कि वहां पे रॉबर्ट क्लाइव वो वायसराय होता है साथी, या आप कह सकते हो कि गवर्नर होता है ब्रिटिश सरकार का।
इसने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया साथी। द्वैध शासन, द्वैध शासन क्या होता है कि शासन को दो तरीके से चलाया जाएगा। बंगाल के क्षेत्र में इसने कहा कि अगर सड़क बनवाना होगा यानी जिसको हम बोलते हैं साथी उस समय निजामत का अगर काम करना होगा तो वह राजा खुद करवाएगा, और अगर राजस्व की वसूली करना होगा तो वह साथी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है, ऐसा। अब आप सोचिए इससे क्या होगा, कंपनी को बहुत ज्यादा साथी फायदा होने वाला है। और आपको बता दें कि 1765 से ये लगाता है, 1765 से और 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन लगता है। इससे साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, कभी आगे चल के इसी में पढ़ाएंगे पॉलिटी, तो हम बताएंगे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और इस एक्ट के साथ कैसे हम लोग धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ जाते हैं और अंतिम में साथी भारत सरकार अधिनियम 1947 पारित होता है। कैसे होता है ये सब कुछ हम लोग पॉलिटी में समझेंगे, तनाव मत लीजिएगा। जैसे ही हम 1773 से आगे बढ़ेंगे आपको लिंक करते चलेंगे कि भारतीय संविधान में इस समय क्या हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक दिन में एक ही काम थोड़ी होता है, कई सारे क्षेत्र में इतिहास भी लिखी जाती है, अर्थव्यवस्था भी सही की जाएगी और भूगोल भी सही की जाएगी, और मैं आपको वही बताता चलूंगा कि भाई अब इस टाइम इस काम को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। तनाव आप बिल्कुल नहीं लेंगे। अब सुनिए, तो होता क्या है कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी साथी, इन पॉलिसी ने इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं वह किसान, जैसे वर्तमान में सरकार सोचती है कि किसान कुछ ऐसा काम करें जिससे थोड़ा सा इनकम हो सकती है ना, इनकम हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोच रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोच रही है साथी कि लोग उन फसलों को तैयार करें जिन फसलों को बेच करके हम भारी मुनाफा साथी कमा पाए। भारत के किसान, अनाज बेचने वाले आदमी, किसान हमारे यहाँ आप देखिएगा तो अभी भी धान कट रहा है ना, तो धान को हम लोग रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके यहाँ, पता नहीं क्या बोलते हैं, रास। और इसमें इनकी इतनी इज्जत की जाती है साहब की पूछे मत। कई बार तो जब बाबा वगैरह बताते हैं कि जब धान वगैरह कटता था साथी तो ये लोग क्या करते थे, उसे बाग में सो जाते थे। आप ज्यूम करिए, कल्पना करिए कि खटिया बिछा के बाग में सो जा रहे हैं सब। कितना इमोशन जुड़ा हुआ है भारत के लोगों का खेतों के साथ। अभी आज के समय में, अभी हाल ही में दिवाली गुजरा तो मैंने देखा हमारी माँ उठी और एक दीपक दिया, जिसको आप बोलते हो है ना दीपक, ये खेत में गई और वहां पे गाय का गोबर रखा हुआ साथी, मड रखा हुआ है ना, वहां पे साथी उस दीपक को रख देती है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई दीपक वहां क्यों, तो पता चला कि यार इसलिए ताकि खेत अपने आप को अकेला ना समझे। अब आप देख सकते हैं कि कितना इमोशन आज के समय में है, उस समय खेत के साथ कितना इमोशन जुड़ा हुआ होगा। तो बस बात क्या थी साथी, उस इमोशन का परिणाम दिखा जब इन्होंने अपनी नई नई पॉलिसीज रिलीज की, खास करके नील को बनाने की पॉलिसीज और सारी पॉलिसीज। इसके साथ ही इनसे पूरा का पूरा एक समाज, किसान वर्ग का समाज नाराज होने लगा। ठीक है, फिर जब ये लोग भर्ती वगैरह लेते थे साथी किसानों के साथ साथ, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई थी साथी कि भारत के जो व्यापारी थे साथी, ये अगर किसी चीज को एक्सपोर्ट करते थे तो इन पर साथी चार्जेस, टैक्सेस ज्यादा था। और यहीं पर अगर कोई ब्रिटेन से आकर के भारत में साथी कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है तो इन पर साथी चार्जेस कम है। आप वर्तमान में समझिए कस्टम ड्यूटी, कि अगर भारत में विदेश से कुछ आ रहा है तो सर मोदी जी कहते हैं टैक्स फ्री है, और भारत से अगर कुछ जा रहा है तो मोदी जी कहते हैं कि टैक्स लगे। जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं, मैं बहुत अमेरिका का वो बुढ़ा बहुत चिल्लाता है ना। इससे क्या हुआ साथी, इससे हमारे यहाँ के जो ट्रेड थे, जो व्यापारी थे, खास करके जो हथकरघा के या और जो व्यापारी थे, उनका सामान बाहर जाता तो महंगा हो जाता, तो उसे कोई खरीदता नहीं, तो हमारे यहाँ का ट्रेड सिस्टम खराब हो गया। अब साथ ही ट्रेड सिस्टम खराब होने की वजह से जो हमारे यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से नाराज हो गए। यही नहीं, जो भारत के सैनिक थे साथी, वो लोग भी इनसे नाराज हो जाते हैं। इन लोगों ने यहाँ तक नहीं बख्शा कि जो हमारे जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं, ये लोग सोचे यार एक काम करो, जंगल में कुछ जड़ी बूटी है जो जंगल में खरीदना स्टार्ट कर दिए। साथ ही हमारे आदिवासी भी इनसे नाराज हो गए। तो बस
मतलब क्या था, इन सारे लोगों ने आंदोलन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी से इन सभी लोगों ने लड़ा साथी। और ये सारी लड़ाइयाँ आप सोचिए, कुछ लड़ाइयाँ तो 1857 के पहले हो रही हैं, कुछ लड़ाइयाँ जैसे किसान वर्ग का आंदोलन 1920 में आप देखेंगे साथी, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो रही है। मेरे भाई, मैं आपको 1920 में जब ले जाऊंगा तो आप कहोगे सर ऐसा भी हो रहा है क्या? हाँ, तो बिल्कुल हो रहा है। किसान अभी भी सर जूझ रहे हैं। 1922 में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में साथी किसान सभा बनाया जा रहा है लखनऊ में। आप सोचेंगे सर ये वो समय 1922 का? हाँ सर, वही समय है। इन लोगों ने साथी कंपनी से भिड़ंत की। कुछ लोग 1857 से पहले किया, कुछ लोग 1857 के बाद में। लेकिन अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात समझ में आ गई थी 1857 की क्रांति से कि यार बहुत खतरा है, भारत में बहुत खतरा है। अगर यहाँ के लोग उबटिया गए ना तो बड़ी मार मारेंगे। फिर क्या था साथी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर को हटा दिया गया और अब टोटल का टोटल पावर जो है साथी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया। अब जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी भारत के लिए जो भी नीतियां होंगी, जो भी चीजें आएंगी, रानी साहिबा ने साफ साफ एक आर्टिकल जारी किया 1858 का अधिनियम, और इसमें कहा कि अब सारा सब कुछ मैं देखूंगी, मैं करूंगी, आप लोग को कुछ नहीं करना है। चलिए, ये काम तो रानी साहिबा ने अपने हाथों में संभाल लिया। लेकिन साथी अभी भी भारत के समाज में ना चीजें सही नहीं हुई। बहुत बार हमें आना पड़ा क्योंकि भारत की एक सबसे बड़ी कमजोरी आज भी है, तभी भी था, आज भी है। और बहुत दुख की बात है कि जब तक पूरी समाज शिक्षित नहीं हो जाएगी तब तक रहेगी। वह साथी है कम्युनिज्म, यानी जातिवादता। आपको बता दे साथी, वो दौर चल रहा है, मतलब आप कल्पना करिए एक ऐसे दौर का, मैं बहुत दूर नहीं ले चल रहा हूँ आपको, सन 1600 के आसपास में ले चल रहा हूँ। आप कल्पना करिएगा कि वो समय है जब बेटियां जलाई जा रही हैं, यानी समाज में एक प्रथा चल रही है साथी, इसका नाम है सती प्रथा। जिंदा बेटियां जलाई जा रही हैं। जहां पे चाइना और अन्य देश जैसे लोग अपनी बेटियों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, इस पे जाने की बात कर रहे हैं, भारत में उन बेटियों को जलाने की बात हो रही है ना। आप सोच करके देखिएगा मेरे दोस्त, जहां पे बेटियों को या जहां पे पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ने पर लोग खुशियां मना रहे हैं, हमारे यहाँ पे भ्रूण हत्या हो रही है। यानी अगर बेटी का जन्म हो रहा है तो उसे मार दो, जान से मार दो। ऐसी चीजें हमारे यहाँ हो रही है। जहां पे समाज साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, वहीं पर हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चियां हैं उनको अनएजुकेटेड रखो, यानी उनको एजुकेशन से दूर रखो। आप कल्पना करिए साथी, यहाँ तक कि आप कल्पना करिए एक ऐसी बच्ची जिसकी उम्र महज 12 वर्ष से कम है, उसे इस कारण से उसका विवाह कर दिया जा रहा है अपने से 4 गुने उम्र के व्यक्ति के साथ, इस डर से कि ये बेटी है, आगे चल के हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करेगी, कुछ कमाएगी खाएगी नहीं, उसका विवाह कर दो। अब ये बच्ची कैसे मैनेज करेगी लाइफ को, आप कल्पना कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी बाल विवाह जैसी प्रथाएं समाज में साथी निहित है। और इन सबसे भयावह एक ऐसी प्रथा जिसका आलोचना हर शिक्षित व्यक्ति को करना चाहिए, वह है साथी जाति प्रथा। ठीक है, जाति, कम्युनलिज्म साथी। कम्युनलिज्म समाज में ऐसा भरा हुआ है जिसे दूर करने के लिए कई सारी कोशिशें की गई। अब इन कोशिशों में हम देखेंगे तो 2-3 हमें बदलाव देखने को मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं साथी सामाजिक या फिर धार्मिक आंदोलन। यहाँ पे साथी कई सारे लोग को आंदोलन करना पड़ता है। कई सारे नाम आप आगे चल के पढ़ेंगे जिसमें आपको राजा राम मोहन राय जी का नाम भी दिखने को मिलेगा। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। इन्हीं से ही आगे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेगा। हिंदू रीमैरिज, हिंदू विडो मैरिज, विधवाओं का पुनर्विवाह करने की बात की जाएगी और कई सारे रिफॉर्म किया जाएगा। यहाँ तक के साथ ही एक रिफॉर्म ऐसा भी आता है जहाँ पे बच्चियों की विवाह करने की आयु को ही तय करने की बात की जाएगी। तो चलिए, ये तो रिफॉर्म, सामाजिक रिफॉर्म सही है। इन्हीं के साथ साथ साथी हम कुछ और आंदोलन देखेंगे जो समाज में व्याप्त जातिगत बुराइयों को खत्म करने की बात करेंगे, जिसमें हम और आप दोनों लोग मिल करके फूले जी की और
कई लोगों की चर्चा हम साथी वहां पे करने वाले हैं। महार सत्याग्रह की बात हम 1925 से आगे की करेंगे, जब हम बात करने वाले हैं अम्बेडकर जी की, चर्चा सब पे होगी। तो हम यहाँ भी प्रयास कर रहे हैं कि समाज को सही किया जाए, समाज को शिक्षित करने की कोशिश की जाए। ये घटना साथी बहुत दिन की बात नहीं होगी। ये घटना आप ये मान के चलिए 1800 से लगा करके 1900 तक, यानी पूरे 100 वर्ष लग जाएंगे हम लोग को ये पूरा घटना समझने में। हम लोग रिफॉर्म करेंगे ताकि समाज सुधर सके, इसका फायदा हमें मिलता है साथी। आगे चल के आप देखेंगे, जब मैंने आपसे कहा कि 1858 में ब्रिटिश सरकार ने सारी चीजें दुरुस्त करने की बात करी है, अब सब कुछ सही होने के कगार पे है, तो अब हम लोग अपने समाज को भी सही करेंगे। और समाज को सही करने के साथ साथ अब धीरे धीरे जब समाज सही हो जाएगा तो साथ ही आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि थोड़ा सा एजुकेशन में भी बदलाव आने वाला है। वैसे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बहुत सारे ऐसी कमेटी आती हैं जो शिक्षा पे बात करती हैं, लेकिन 1858 के बाद जो बदलाव आएगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 1858 के बाद धीरे धीरे साथ ही समय बीतता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब हमारे लोग बुद्धिजीवी होने लगते हैं। वो दिन दूर नहीं है, मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं ले जाऊंगा। ये लोग शिक्षित होंगे और शिक्षित होने के बाद जब ये लोग 20 साल पढ़ लेंगे साथी, लगभग 20 साल आप मान के चलिए, और मैं आपको लेकर चलूंगा बहुत ज्यादा दूर नहीं, 1885 तक, यानी 35 साल का मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूंगा। जब एजुकेशन सिस्टम आया और भारतीयों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो साथ ही 1885 के पहले लोगों ने कई सारे इंस्टीट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया, संस्थाएं। लोगों ने साथ ही कई सारी संस्थाएं बनाई और ये संस्थाएं राजनीतिक संस्थाएं थी। और आप जानते हैं कि अगर कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे लोग इकट्ठा होंगे, और अगर लोग इकट्ठा कहीं पर हो रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई बहस जरूर छिड़ेगा। हाँ, आप कहोगे सर वर्तमान समय में भी तो लोग इकट्ठा होते हैं। ये नालायक लोग इकट्ठा होते हैं वर्तमान समय में। आप देखिए, 4 हरा हरा पहन के, 4 लाल पहन के, 4 पियर पियर पहन के अपने आप को अपनी अपनी पार्टी का धुरंधर समझेंगे और है 0/भेली। जब इलेक्शन हो जाएगा तो ये लोग मेढक हैं, ये लोग को ऐसा मारेंगे लोग कि पूछिए मत। ये लोग सुनने के बराबर खड़े हैं। तो कभी भी पढ़ा लिखा व्यक्ति तो ऐसे ही नहीं जाएगा, आप लोग मत जाइएगा। तो कहीं भी अगर संस्थाएं बनेंगे तो वहां पे लोग इकट्ठा होंगे, वहां पे दिमाग बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी। और जब बुद्धि और दिमाग बढ़ता है साथी तो एक नया शब्द निकल के आता है, वह होता है साथी संघर्ष। अब ये लोग साथी संघर्ष करेंगे। धीरे धीरे समय बदलता बदलता गया साथी, और एक इंस्टीट्यूशन बनेगा 1885 में, जिसका नाम होगा साथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बस अब क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम की एक संस्था बन गई 1885 में। एक व्यक्ति है साथी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसका नाम एओ ह्यूम करके है, पेपर में बहुत बार पूछा आता है। महाराष्ट्र की घटना है साथी, जब गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एक संस्था बनाएंगे जिसका नाम है साथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कसम खा लिया था कि हम हर साल, प्रत्येक वर्ष, खास करके दिसंबर के महीने में घूम घूम के भारत के अलग अलग राज्यों में, जहां पे अपना पूरा सेंटर बनाएंगे, वहां जाएंगे और वहां की समस्या को सुनेंगे। अब आप कल्पना करिए कितना खतरनाक काम हो रहा है साथी। और जहां जहां ये लोग जाएंगे वहां वहां की जनता को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे, मोटिवेशन देंगे। अब इससे तो ब्रिटेन की सरकार बहुत ज्यादा चिंतित होने वाली है। स्टार्टिंग में ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि अरे चलो थोड़ा मजा लेते हैं, फिरकी लेते हैं, और इस इंस्टीट्यूशन को पूरा मदद किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मदद किया। हाँ सर, स्टार्टिंग में किया, लेकिन बाद में ब्रिटेन की सरकार को ये बात समझ में आ गई है कि बस करो, ये तो बवाल हो जाएगा। अगर हम लोग इनका समर्थन करेंगे तो आगे चल के लोग खतरा पैदा कर देंगे। फिर क्या, नाराजगी होने लगी। पर अब फर्क क्या पड़ता है नाराज होने से, अब तो हमारी संस्था आगे बढ़ चुकी है। लेकिन साथ ही खटकता रहा, खटकता रहा। ब्रिटेन सरकार ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। आपको बता दें, समय है साथी 1906, जब ब्रिटेन सरकार को लगा कि यार मजा नहीं आ रहा है, और ये लोग यही नहीं, ये लोग तो बहुत आगे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटेन सरकार ने बहुत पहले 1903 के आसपास में एक छोटा सा छुपा हुआ घोषणा निकाला कि एक जगह साथी बंगाल,
ठीक है। उसने कहा कि यार हम बंगाल को दो पार्ट में बांट देंगे, एक तरफ पूर्वी बंगाल, एक तरफ पश्चिमी बंगाल। अब चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन हर जगह हो रहा था, तो इन्होंने सोचा यार कुछ तो मजाक करते हैं वरना मजा नहीं आएगा। हालांकि इससे पहले फूट डालो राजगुरु की नीति ये लोग कर चुके थे। फिर इन्होंने क्या किया, 1903 में चर्चा किया कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। इसके लिए साथी हमारे यहाँ बहुत आंदोलन हुआ। आपको बताएं, बहुत ज्यादा आंदोलन किया गया। अंत में हमारे यहाँ आप देखेंगे 1905 में ही स्वदेशी नाम का आंदोलन होता है, जब ये लोग बंगाल का विभाजन कर देते हैं। हमने धमकी दिया कि अगर आप बंगाल का विभाजन करेंगे तो हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन लेकर आएंगे और आपकी सारी चीजों का बहिष्कार कर देंगे। ये कौन कर रहा है साथी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले कर रहे हैं। स्वदेशी और बहिष्कार करेंगे। सरकार को लगा कि ये लोग टुचपुचिया लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मेढक की तरह टर्रा रहे हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी भी इसमें शामिल है साथी। तो सरकार ने इनकी बात नहीं छूटी, इग्नोर कर दिया और अंततः बंगाल का विभाजन कर दिया। फिर क्या, जब बंगाल का विभाजन होता है साथी, तो 1905 के आसपास में हम लोग जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन लेकर आते हैं। फिर उस आंदोलन में अभी गांधी जी की भूमिका नहीं है, गांधी जी नहीं आए हुए हैं, हम लोग खूब उत्पात मचाते हैं साथी। ये आंदोलन ऐसे ही नहीं चलता। इसी आंदोलन को लेकर के हमारे बहुत ही प्यारे प्रिय नेता बीजी तिलक साहब जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है साथी। हालांकि इन्हें गिरफ्तार 1908 में किया जाता है। 1908 में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी समय बटुकेश्वर दत्त को लेकर के साथी बहुत सारे केसेस आ रहे थे 1908 में। तो बीजी तिलक साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर दिया गया, इनको 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। साथ ही घटना है 1914 की। अब आपको मैं थोड़ा सा आगे कहानी ये बता रहा हूँ कि ये घटना 1914 की है साथ ही। यही समय है 1910 की मैं आपको बात बताऊं तो दक्षिण अफ्रीका, ये मैं थोड़ा सा आपको बनाता हूँ। दक्षिण अफ्रीका एक प्रांत है साथी, नटाल प्रांत है ना। तो वहां पे महात्मा गांधी चिल्ला पड़ रहे हैं, काले गुरु का भेद चल रहा है। फिर वहां पे साथी महात्मा गांधी 1910 में फिनिक्स फर्म की स्थापना करते हैं। फिनिक्स फर्म ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। इसमें कौन लोग रह रहे थे? इसमें वो लोग रह रहे थे जो हमारे यहाँ दक्षिण भारत से, खास करके केरल से, कन्याकुमारी से जो लोग मजदूर लोग गए थे ना यहाँ पे, वो लोग इसी फिनिक्स फर्म में रह रहे थे। होता क्या है साथी, ये घटना 1910 की है, जब भारत में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। महात्मा गांधी इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। बस क्या साथी, हमें खबर मिलती है कि भाई एक योद्धा अकेले यहाँ पे सबको हिला दिया है, यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट को रूल में चेंजिंग करना पड़ रहा है। क्या नियम थे वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, है ना। तो बस क्या था, धीरे धीरे महात्मा गांधी का नेम और फेम साथी बढ़ने लगा। ठीक है। होता क्या है कि महात्मा गांधी फिर वहां से साथी 1915 में पहुंच जाते हैं साथी गुजरात, और यहाँ पे ये 1915 बनाते हैं साबरमती आश्रम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साबरमती आश्रम। और आपको बता दें 1914 में बीजी तिलक अब रिहा हो जाएंगे। बीजी तिलक जब साथी रिहा होते हैं, हालांकि उससे पहले एक बार 1911-12 की मैं आपको बात करूं तो साथी दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में 1912 में आप देखेंगे तो पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और अब राजधानी बना के 1912 में नई दिल्ली माने दिल्ली कर दी गई थी। 1912 में आपको बताएंगे आगे चल के। और दिल्ली दरबार में ये काम ये किया गया, कलकत्ता से राजधानी बदला गया। दूसरा, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। मैडम क्विवरिया करके लोग आते हैं साथी, ब्रिटेन के चार्ल्स प्रिंस आते हैं, वो लोग की वजह से दिल्ली दरबार लगता है। और जो अभी 1905 में जो विभाजन हुआ वो रद्द कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ में हम लोग क्या करेंगे कि उसके साथ साथ भारत की राजधानी अब दिल्ली कर देंगे। ये दोनों काम होता है। 1914 में हम बताते चले साथी, जब महात्मा गांधी आ जाते हैं भारत में, 1915 में आएंगे, उससे पहले 1914 में छूट जाते हैं बीजी तिलक साहब। फिर जब तिलक साहब बाहर आते हैं साथी तो शांत कैसे रहेंगे, तिलक साहब स्टार्ट कर देते हैं साथी होम रूल लीग। अब देखिए, तिलक साहब होम रूल लीग की स्टार्टिंग कर देते हैं साथी। उधर एनी बेसेंट एक और संस्था लेकर आती हैं, वो भी अपना होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट कर देती हैं।
एनी बेसेंट भी और तिलक जी भी। जब महात्मा गांधी आते हैं तो महात्मा गांधी स्टार्टिंग में भारत का दौरा करते हैं, पूरा भारत वो साथी भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद वो थोड़ा बहुत अंग्रेजों के पक्ष में बोल रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि यहाँ के लोग गंदे हुए समाज में जुझे हुए हैं, तो वो लोग थोड़ा सा कुछ उपाधि उपाधि भी पा लेते हैं महात्मा गांधी। लेकिन साथ ही महात्मा गांधी के साथ आगे चल के 2 ही साल गुजर पाता है, तब तक कई सारे वाकया इनके साथ हो जाते हैं। 1917 में इन्हें साथी आंदोलन करना पड़ता है। 1918 में इन्हें अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल देखना पड़ता है। तो ये 1918 में साथी इनको 2-3 आंदोलन करनी पड़ती है। कुछ ही समय बीत रहा होता है साथी, उस समय वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वार स्टार्ट होने की वजह से भारत में, खास करके भारत को लेकर के बहुत ज्यादा तनाव पैदा होने लगता है साथी। फिर क्या था, महात्मा गांधी को लेकर के एक और आंदोलन चलता है खाती, अच्छा खासा आंदोलन लोग चाहते हैं 1920 के आसपास में, खिलाफत आंदोलन। हालांकि ये भारत का खुद का आंदोलन नहीं था, ये मुसलमानों के लिए था साथी। इसी के साथ साथ साथी खिलाफत आंदोलन 1920 में ये लोग चलाते ही हैं। लेकिन एक बहुत दुखद घटना 1919 में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है साथी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत दुखद घटना होती है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से जैसे हम लोग उबरू होते हैं, 1920 में हमें साथी खिलाफत आंदोलन देखने को मिल जाता है, और हम लोग साथी यहाँ पे खिलाफत आंदोलन करेंगे। और यहाँ पे गांधी जी का क्या रोल है, गांधी जी दिल्ली में जब खिलाफत आंदोलन हो रहा है तो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसी समय हम महात्मा गांधी जी का 1922 में एक और आंदोलन देखेंगे, जो दोनों सटे हुए हैं, जिसका नाम है साथी असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी के असहयोग से बहुत सारे लोग प्रसन्न नहीं थे साथी, बहुत लोग नाराज थे। खास करके मोतीलाल नेहरू बहुत ज्यादा नाराज थे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की जो बहुत सारे रूल वगैरह थे उनसे लेकर के। क्योंकि जब हम थोड़ा सा आपको लेकर चलेंगे पॉलिटी के अंदर, तो हम देखेंगे साथी 1909 में और 1919 में केंद्रीय विधानसभा बनेगी, ठीक है, और यहाँ पे सदस्यों की संख्या साथी बढ़ाई जाएगी। और इस स्थिति में 1920 में महात्मा गांधी कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति ये जो केंद्रीय विधानसभा बन रही उसमें शामिल ना हो। 1920 में असहयोग आंदोलन, जब खिलाफत आंदोलन गांधी जी लाएंगे तो गांधी जी कहेंगे कि यार अब आप कोई भी लोग वहां पे शामिल ना हो। और कुछ लोगों का मानना था कि हम राजनीति में जब घुस जाएंगे तो वहां की बिल वगैरह पर रोक लगा देंगे, तो बिल नहीं पारित होने पाएगा, ऐसा। और गांधी जी चाह रहे हैं कि, गांधी जी के समर्थक चाह रहे हैं कि नहीं, कोई इसमें शामिल ही ना हो। इन दोनों चीजों को लेकर के आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है, और इस मतभेद का परिणाम हमें 1923 में देखने को मिलता है। क्योंकि साथी 1923 में एक नई पार्टी बन जाती है, जिसका नाम है साथी स्वराज पार्टी। आगे चल के स्वराज पार्टी भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। स्वराज पार्टी की स्थिति और सारी सिचुएशन ऐसा बना देती है सरकार को। जब हम 1919 पढ़ेंगे तो 1919 में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो ये 1919 का अधिनियम था, इसकी समीक्षा के लिए इसी अधिनियम में कहा गया था कि 1929 में एक आयोग बनेगा, जिसका नाम होगा साथी साइमन कमीशन। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन नाम का एक आयोग बनेगा इसकी समीक्षा करने के लिए। अब ब्रिटेन में क्या होता है, क्या बदलाव होता है ब्रिटेन में, साइमन कमीशन इससे पहले ही यानी 1927 में ही बना दी जाती है और बम्बई भेज दी जाती है। साइमन कमीशन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं साथी, लेकिन उन सारी बातों में एक बात नहीं होता है, वह होता है भारत को आजाद करने की बात, यानी भारत को स्वराज देने की बात नहीं होती है। फिर हम साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, ठीक है, और अंत में हम 1929 में 1929 में एक नई, आप कह सकते हो कि एक नया सिस्टम लेकर आते हैं, और अब हम स्वराज की जगह पे एक नया शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम होता है साथी पूर्ण स्वराज। और हम 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड करने लगते हैं। फिर क्या था, कहानी फिर भी नहीं बदली। गांधी जी ने कुछ भौकाल मार दिया, भौकाल मार दिया कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोग उथल पथल मचाएंगे, और अब हम लोग एक नई चीज स्टार्ट करेंगे 1913 में साथी, जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी भी गुस्साए और साथ ही पैदल निकल दिए, नमक कानून तोड़ दिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए।
तुरंत 1930 में महात्मा गांधी इनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बवाल रुकने वाला नहीं था साथी। महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए, लेकिन वही समय 1930 के आसपास में धरासड़ा कांड हुआ। इतना कांड हुआ कि पूछिए मत। युवाओं का भी मैं आपको 1925 में जो घटनाएं होती हैं 1924 की, वो सब मैं बताऊंगा। बीच में मैं छोड़ता हुआ आगे इसलिए बढ़ाऊं क्योंकि पढ़ाना सब कुछ है, ये सिर्फ मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि इतिहास कितना अच्छा है ना। फिर क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला। उस समय साथ ही आप देखेंगे तो इरविन यहाँ पे आ जाता है, और इरविन को लगता है कि यार अंडर कंट्रोल है सिचुएशन, मामला गंभीर है, बात बिगड़ जाएगी। तो इरविन ने क्या किया, कुछ नहीं, गांधी जी से कहा यार हमसे आप समझौता करा लो। तो साथ ही 1931 में गांधी इरविन के साथ समझौता है, जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। और यहीं पर साथी 1930 31 या मान के चलिए 1932, ये 3 समय ऐसा होता है साथी जब गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पे साथी गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और गोलमेज सम्मेलन आयोजन से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं होता है। फिर से महात्मा गांधी आते हैं, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, और अंतिम में वो सविनय अवज्ञा आंदोलन उनका आगे चल के साथी 1935-36 के आसपास में फिर से उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो जाता है, 34 में खत्म होता है साथी। इसी समय 1932 में ही पुनः पंचायत या सांप्रदायिक पंचायत आप कह सकते हो, वो भी जारी कर दिया जाता है। कई सारे साथियों वहां पे काम हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा साथी, और एक समय हमें ऐसी स्थिति लेकर आएंगे 1940 के आसपास में, 1940 के आसपास में, जब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह लेकर आएंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, है ना, सत्याग्रह करेंगे। फिर आगे चल के हम 1942 1942 में लाएंगे साथी, और 1942 में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करेंगे। 1942 में ही क्रिप्स मिशन आएगा, और हम क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को त्याग देंगे, हम इनकी बात को नहीं मानेंगे। हम सीधे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं कि अब भारत को छोड़ दो, तुम्हारे बस की कोई चीजें नहीं है। फिर क्या था, लोग बात मानते हैं, समझते हैं। 1946 में साथी कैबिनेट मिशन आता है। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट मिशन आता है साथी, और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 के तहत भारत में आप देखेंगे तो इसी के कहने पर साथी हम लोग बनाते हैं एक संविधान सभा। क्या बनाते हैं, संविधान सभा बनाते हैं 1946 में। और फिर इन संविधान जो हमारे संविधान सभा होती है साथी, आगे चल के आप देखेंगे तो 1946 में संविधान सभा बन जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं होता है। फिर ये संविधान सभा आगे चल के इसी संविधान सभा में से एक बिल पारित किया जाएगा साथी, वो होगा भारत का विभाजन, यानी भारत का विभाजन और स्वतंत्रता मान के चलिए बिल होता है, जो 1947 में होता है, और भारत पाकिस्तान का विभाजन इस तरह से हो जाता है। अंत में साथी हमारे यहाँ फिर से चुनाव होता है, और हमारे यहाँ फिर से चुनाव होकर के आगे हम लोग प्रक्रिया प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और अंततः आप पाएंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो चुका होगा, और हम पूरी तरह से भारत को आजाद कर देंगे और अपने संविधान को लागू कर देंगे, और यहाँ से हम भारतीय संविधान में प्रवेश कर लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से 1950 के बाद हम भारत में 2 चेंजेस पाते हैं। पहले तो हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, हम उसे कैसे सही करेंगे। फिर हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल चीजें थी, भाई नियम बनाना है, कानून बनाना है, विधि बनाना है, भाई ब्रिटेन की विधि से तो नहीं ना चलेंगे, वो सब हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे साथी 1950 में यहाँ पे, चूंकि अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, लोकसभा का चुनाव साथी 1952 में होगा ना, 1952 में होगा। तो इस समय पीएम बनेंगे श्री नेहरू जी। फिर नेहरू जी क्या करेंगे साथी, इसी समय 1952 की ही आपको बात बताएं तो यहाँ पे ये कई सारे स्कीम लेकर आते हैं साथी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लेकर के आते हैं, और बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। 1951 की बात करूं आपसे, लेकिन वो सारी चीजें धीरे धीरे फ्लॉप हो जाती हैं। एक समय तो ऐसा आता है 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार, जब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है साथी, तो नेहरू जी 5 ईयर प्लान लेकर के आते हैं कि कैसे हम 5 साल के प्लान करेंगे, और इसके लिए साथी ये योजना आयोग बनाते हैं। और हम यहाँ पे समझेंगे कि योजना आयोग कैसे क्या हुआ। अंत में हम देखेंगे इकोनॉमी में जब हम आगे बढ़ेंगे, गांधी जी के चरखे से लेकर के एग्रीकल्चर में हम कृषि में
हम लोग देखेंगे साथ ही किस तरह से हम लोग क्रांति ला रहे हैं। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिक में देखेंगे कैसे हम लोग चेंज ला रहे हैं। फिर भारत के ट्रेड सिस्टम को बढ़ाने में क्या कर रहे हैं। इसके बाद हम जो हमारा 5 ईयर प्लानिंग है वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये भी पढ़ेंगे कि वर्तमान समय में जब से नीति आयोग लाया गया, मोदी जी की जो नीति है, जो पॉलिसी है, जो नीति कमीशन है, वो क्या कर दी पिछले 10 वर्षों में और उसके क्या फायदे, क्या नुकसान हुए, उस पर भी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में हम गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं गवर्नमेंट ने 1950 के बाद से बनाई है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, उन सारी योजनाओं को भी हम निगाह में देखते हुए चलेंगे। साथ में हम देखेंगे कि यही सरकार है जब वह 3 स्तर की बात करती है। एक तरह से आप ऐसे समझिएगा कि सरकार आप जानते हैं एक तरह से साथी केंद्र की सरकार होती है। इसके बाद प्रत्येक राज्य में राज्य की सरकार होती है और राज्य की सरकार कई स्तर से डिवाइड हुई होती है। जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ऐसे करके बटी हुई होती है। ठीक है, तो ये डिवाइडेशन हम लोग देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि केंद्र में जो रूल है, भाई जाहिर सी बात है हर चीज में 2 लोग काम करेंगे। पहली बात साथी, कुछ लोग होते हैं जो विधि को बनाएंगे, विधि का बनना, ठीक है, ये कुछ लोग विधि को बनाएंगे। अब जो लोग विधि को बनाएंगे वही विधि को फॉलो भी करवाएंगे तो मजा नहीं आएगा। और कुछ लोग होते हैं साथी जिन्हें विधि को फॉलो करवाना होता है। ठीक है, जो फॉलो करवाता हुआ है उसे हम कार्यपालिका बोलेंगे, कार्यपालिका। और जो विधि को बनाएगा साथी उसे हम बोलेंगे साथी विधायिका। ठीक है, तो पॉलिटी में हम समझेंगे कि कानून कौन बनाएगा, कानून को फॉलो कौन करवाएगा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे साथी। इसी से लगी हुई चीजें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जब इकोनॉमी बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस इकोनॉमी में भारत की जो एग्रीकल्चर है साथी उसका क्या रोल प्ले है। हम देखेंगे भारत की जो कृषि है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है। कृषि में हम देखेंगे जब फसल, तो हम साथी एक फसल की बात करते हैं जिसका नाम है नकदी फसल, और बाकी खाद्य फसल तो है ही। अब हमें दोनों की जरूरत है। वर्तमान में आप जानते हैं मोदी जी की 3 कृषि कानून जो आई थी वो निरस्त करना पड़ा। ऐसा क्या भूमंडल था उसमें, वो भी हम चर्चा करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और आप जानते हैं एग्रीकल्चर पूरी तरह से जो निर्भर करती है साथी वो हमारी होती है क्लाइमेट यानी जलवायु, मौसम के अंतर्गत। तो इसके लिए हम देखेंगे साथी गवर्नमेंट ऐसा क्या सिस्टम लगाना चाह रही है जिससे हमारे यहाँ की जलवायु बेहतर बन पाए। एग्रीकल्चर से क्या बेनिफिट हो सकती है, एग्रीकल्चर से क्या हम इंपोर्ट करते हैं या क्या हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, विश्व की मार्केट में हमारे एग्रीकल्चर का क्या रोल प्ले है। हम इकोनॉमी में भी समझेंगे और ज्योग्राफी में भी इसको समझेंगे। इसीलिए साथी कुछ चीज ऐसी होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी है ज्योग्राफी वाला पार्ट। जैसे इसमें एग्रीकल्चर आता है, तो आप जानते हैं जो एग्रीकल्चर होती है ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है साथी। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में साथी इंडस्ट्री आती है। और कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है साथी जो बिना रॉ मटेरियल के चले। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल तो लगेगा ही लगेगा। और कच्चे माल के लिए हम लोग अलग से जो पढ़ते हैं साथी ज्योग्राफी वाले सेशन में, वह हमारा होता है साथी खनिज और इसके साथ साथ ऊर्जा, एनर्जी। तो ये सारे पार्ट हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एक दूसरे से लिंक्ड है, अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। बस तमाशा ये हो जाता है कि हमें अलग से कहा जाता है कि यार ये रटो तो मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, रटना नहीं है। चीजों को बस लिंक करना है और अपने भेजे में दिमाग में बैठा लेना है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेशन को, और सेशन में पहले हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे। और ऐसे में लिखूंगा नहीं वरना बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। पूरा एक अच्छा सा नोट्स बना के आपको दिखाऊंगा, और जो उसमें इंपॉर्टेंट बातें होंगी मैं कह दूंगा इसको आप नोट्स कर लो, तो मन करेगा कर लेना, नहीं तो आप कहोगे सर नहीं उसको अलग से टाइप करके दे दीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, तो उसको हम आपको अलग से टाइप करके दे देंगे। कोशिश करेंगे 1.5 से 2 घंटे की क्लास हो। अब एक चैप्टर अच्छे से हम लोग खत्म कर लेंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन फिर आप कहीं से भी कोई भी एग्जाम हो आप देखना, क्वेश्चन हमें हल करके ही आप दिखाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन आप लपेट दोगे, है ना। तो कोई और सेशन में कोई किसी और चीज़ की किसी और टॉपिक को अगर आप समझना चाहेंगे तो शर्माइएगा नहीं। बहुत ही प्यार से मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो मेरा नंबर दिया हुआ 888
17 16 810। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करना कि सर ये वाली पॉइंट, ये वाली डाउट नहीं समझ में आई, आप बताओ, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। बाकी आप कहेंगे तो सारे सब्जेक्ट को हम ही लिंक कर देंगे, नहीं तो आप कहेंगे तो किसी और भी टीचर को रख देंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे अगर आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप मुझे से ही पढ़ लो, क्योंकि इंग्लिश ये बहुत आसान चीज़ होता है। आपको लगेगा कि अंग्रेजी ऐसे भी पढ़ते हैं क्या, मज़ा आ जाएगा आपको इंग्लिश पढ़ के, आपसे कभी गलती ही नहीं होगी, चाहे वो मैथ हो चाहे जो हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मुझे समझाना नहीं, बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरत है, बस इतना ही चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्वेश्चन आए सामने, हल हो जाए। तो आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। ठीक है। तो चलिए कल से आपको क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत बधाई है इस ऐप के साथ जुड़ने के लिए, आपका धन्यवाद। सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। जय हिंद।